भैरवपुर गांव में पिछले 2 दिनों से बिजली नहीं थी। शाम के ठीक 6 बज रहे थे। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था और ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। गांव की चौपाल पर कुछ ग्रामीण अलाव के पास बैठे आपस में बातें कर रहे थे। मधु बोला, अरे भाई, इस साल ठंड कुछ ज्यादा ही नहीं पड़ रही। हाथ पैर तक सुन्न हो गए हैं। हाँ भाई, ठंड तो है ही, लेकिन मेरे दिमाग में कल रात की वही बात घूम रही है। उसी समय वहां मोहन आ पहुंचा। उसने पास आते ही पूछा, अरे भाई, किस बारे में बातें हो रही हैं? कहीं वही तो नहीं जो कल रात खेत में लाश पड़ी मिली थी? हाँ भाई, उसी के बारे में ही बात कर रहे थे। यह सुनकर मधु चौंक गया। वो बोला, अरे कमल, मुझे जरा साफ साफ बताओ तो सही। मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। आखिर हुआ क्या था? कमल ने कहा, अरे मधु, हमें भी ठीक ठीक नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ था। बस इतना मालूम है कि किसने मारा और क्यों मारा, ये अब तक किसी को पता नहीं चल पाया है। रुक, रघुबीर काका आने वाले होंगे, उनसे पूछेंगे तो सब साफ साफ पता चल जाएगा। कुछ देर बाद रघुबीर काका वहां आ पहुंचे। मधु ने पूछा, अरे काका, आज इतना देर क्यों हो गई? कहीं कोई काम था क्या? काका ने जवाब दिया, हाँ रे मधु, मुखिया के पास गया था, अभी वहीं से लौटा हूँ। काका, असल में हुआ क्या है? वो लाश किसकी थी और कहां से आई? रघुबीर काका का चेहरा गंभीर हो गया। वे बोले, असल बात यह है कि अमावस्या की रात वह जाग जाती है। अगर उस रात 12 बजे के बाद कोई खेतों की तरफ चला जाए तो सुबह उसकी लाश ही मिलती है और उसकी आंखें ऐसी खुली होती हैं जैसे उसने मौत को बहुत करीब से देखा हो। कमल घबरा कर बोला, काका, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, जरा अच्छे से बताइए ना। ठीक है, तो सुनो, मैं तुम्हें एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। उसके बाद तुम सबको सब कुछ साफ साफ समझ में आ जाएगा। बैरागढ़ गांव में उस दिन की शाम और दिनों जैसी नहीं थी। ढलते सूरज ने आसमान में जो लाली छोड़ी थी वो धीरे धीरे खूनी रंग में तब्दील हो रही थी। पक्षियों का शोर अचानक थम गया था और हवा में एक ऐसी भारीपन थी जैसे कोई अदृश्य ताकत पूरे गांव का दम घोटने की कोशिश कर रही हो। गांव के बाहर सदियों पुराने पीपल के पेड़ के नीचे हरिहर की चाय की दुकान थी, जहां आज सन्नाटा कुछ ज्यादा ही गहरा था। लकड़ी की चरमराती बेंच पर बैठा कल्लू, जो अपनी निडरता के लिए जाना जाता था, आज कुछ बेचैन था। उसने अपनी बीड़ी का धुआं हवा में उछाला और चुप्पी तोड़ी। हरिहर काका, गौर किया आपने, आज ये सन्नाटा कैसा है? ना चिड़ियों की चहचहाहट, ना कुत्तों का वो रोना जो सूरज ढलते ही कलेजा चीर देता था। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा गांव सांस रोककर किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा है। अजीब नहीं कल्लू, इसे अशुभ कहते हैं। आज काल रात्रि की चौखट पर खड़े हैं हम। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जब जंगल की हवाएं अपनी दिशा बदल लें और जानवर अपनी आवाज खो दें, तो समझ लेना कि धरती के नीचे सोई हुई बलाएं अब शिकार की तलाश में बाहर आ चुकी हैं। मेरा तो मन घबरा रहा है बेटा, घर चला जा। अभी बातें चल ही रही थी कि गांव का एक लड़का, जिसका नाम बिरजू था, बदहवास होकर वहां पहुंचा। उसके कपड़े धूल से सने थे और वो बुरी तरह हाँफ रहा था। कल्लू भाई, ओ कल्लू भाई, गजब हो गया। मुखिया जी ने तुझे तुरंत बुलाया है। उनके घर के बाहर भीड़ जमा है, पर वो किसी से बात नहीं कर रहे, बस तेरा नाम रट रहे हैं। जल्दी चल। कल्लू उठा और बड़े बड़े डग भरता हुआ गांव की तंग गलियों से गुजरने लगा। जैसे ही वो मुखिया के घर के करीब पहुंचा, अंधेरे में से मुखिया शिवदत्त खुद निकल कर आए। उन्होंने कल्लू का कंधा इतनी जोर से पकड़ा कि उंगलियां मांस में धंस गईं। कल्लू, मेरी बात गौर से सुन। आज रात अपने कदम उस पुराने खेत की पगडंडी की तरफ मत मोड़ना। खबर मिली है कि उत्तर वाले बागीचे और पुराने कुएं के पास किसी को देखा गया है। कुछ ऐसा जो शक्ल से तो इंसान जैसा है, पर जिसकी आंखों में मौत नाच रही है। वहां मत जाना कल्लू, वरना अनर्थ हो जाएगा। कल्लू को लगा कि मुखिया शायद उम्र के कारण डर रहे हैं। उसने एक हल्की और लापरवाह मुस्कान के साथ जवाब दिया, अरे मुखिया जी,
आप भी इन पुरानी कहानियों में आ गए? मैं तो बचपन से उसी खेत की मिट्टी में पला बड़ा हूं। आज तक तो किसी साये की हिम्मत नहीं हुई मेरा रास्ता रोकने की। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी फसल को पानी देकर सवेरे तक लौट आऊंगा। मुखिया ने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन कल्लू तब तक अंधेरे में ओझल हो चुका था। कल्लू की पत्नी गौरी दरवाजे की चौखट पकड़कर खड़ी थी। उसकी आंखों में अनजाना डर था और वो बार बार अपने आंचल को उंगलियों से भींच रही थी। उसे दोपहर से ही कुछ बुरा होने का आभास हो रहा था। आज मत जाओ, जी छोटा हो रहा है मेरा। पूरे गांव में सन्नाटा ऐसा है जैसे कोई मातम होने वाला हो। मैंने सुना है कि आज की रात बाहर निकलना ठीक नहीं है। खेत कल सुबह चले जाना, पर आज घर में ही रुक जाओ। अरे भाग्यवान, तुम तो जानती हो गांव में सरकार का दिया हुआ एक ही मोटर है, उसे ही हम सब गांव वाले मिल बांट कर चलाते हैं। इस बार मेरी रात की बारी है। अगर आज पानी नहीं दिया तो फसल सूख जाएगी और फिर हम साल भर क्या खाएंगे। मुझे जाना तो होगा ना। फसल फिर हो जाएगी, पर अगर आपको कुछ हो गया तो? आज हवाओं में जहर है, मेरी बात मान लीजिए। तुम व्यर्थ की चिंता कर रही हो। तुम्हारे इस कल्लू की लाठी से तो जंगल के भेड़िए भी थर थर कांपते हैं, फिर ये अंधेरा मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तुम चिंता मत करो, मैं जितना जल्दी हो सके काम निपटाकर घर चला आऊंगा। बस गर्मा गर्म रोटियां तैयार रखना। उसने खेत पहुंचने के लिए जंगल वाला छोटा रास्ता चुना। चारों ओर सन्नाटा इतना गहरा था कि कल्लू को अपने ही दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। तभी पगडंडी के एक मोड़ पर घने बरगद की छांव में उसे एक सफेद आकृति दिखाई दी। वहां एक औरत खड़ी थी। उसकी सफेद साड़ी चांदनी में दूध जैसी चमक रही थी। उसका चेहरा इतना सुंदर था कि कल्लू की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस औरत ने अपनी मदहोश कर देने वाली आवाज में कल्लू को पुकारा। सुनिए भैया, क्या थोड़ा सा पानी मिलेगा? प्यास से गला सूखा जा रहा है। मैं अपने गांव का रास्ता भटक गई हूँ। क्या आप मुझे उस पार खेत की सरहद तक छोड़ देंगे? मुझे वहां अकेले जाने में बहुत डर लग रहा है। कल्लू के दिमाग के किसी कोने में मुखिया की चेतावनी गूंजी, पर उस औरत की मासूमियत और सुंदरता के जादू ने उसे वश में कर लिया था। कल्लू के मन में एक पल के लिए डर की लहर उठी थी, लेकिन उस औरत की आंखों में छिपी बेचारगी ने उसके डर को दबा दिया। उसने सोचा कि शायद अंधेरे और थकावट की वजह से उसे वहम हो रहा है। भला इतनी सुंदर और मासूम दिखने वाली औरत कोई बला कैसे हो सकती है? कल्लू ने अपने मन को समझाया कि एक अकेली औरत की मदद करना उसका धर्म है। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी बोतल वापस थैले में रखते हुए नर्म आवाज में कहा, अरे बहन, आप घबराइए मत। इतनी रात गए इस जंगल में आपका अकेला रहना ठीक नहीं है। जंगली जानवरों का डर है और भी कई तरह की बातें होती हैं यहाँ। आप मेरे साथ चलिए, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। मैं आपको खेत की सरहद तक सुरक्षित छोड़ दूंगा। वो औरत धीरे से मुस्कुराई। उसकी उस मुस्कुराहट में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे बर्फ की सिहरन शरीर को छू गई हो। वो चुपचाप कल्लू के पीछे पीछे चलने लगी। जंगल का रास्ता अब और भी संकरा और घना होता जा रहा था। हवा में अब एक अजीब सी सड़ांध भरने लगी थी, जैसे कहीं कोई मांस सड़ रहा हो। कल्लू को अपनी पीठ पर किसी की ठंडी सांसें महसूस हो रही थी। अपनी घबराहट को छुपाने के लिए उसने बात शुरू की। वैसे बहन, आप यहाँ इस वक्त पहुंची कैसे? पास के किसी गांव की तो आप लगती नहीं है, क्योंकि बैरागढ़ और आसपास के इलाकों में हर किसी को मैं पहचानता हूँ। आपका घर कहाँ है? पीछे से जो जवाब आया उसने कल्लू के खून को जमा देने का काम किया। वो मधुर आवाज अब धीरे धीरे फटने लगी थी, जैसे कोई पुरानी लकड़ी चरमरा रही हो। मेरा घर तो बहुत पास है कल्लू, इसी मिट्टी के नीचे, जहाँ बरसों से मैं प्यासी हूँ। लोग मुझे रास्ता नहीं दिखाते, वो तो बस मुझसे दूर भागते हैं। पर तुम बहुत अच्छे हो। कल्लू का पैर अचानक ठिठक गया। उसे याद आया कि उसने तो इस औरत को अपना नाम बताया ही नहीं था। फिर इसे कैसे पता चला कि वो कल्लू है? उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत जुटाई। जैसे ही उसने गर्दन घुमाई, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो औरत जो अब तक 5 फीट की लग रही थी, अब 7 फीट लंबी दिखने लगी थी।
उसके पैर जमीन पर नहीं बल्कि हवा में कुछ इंच ऊपर थे और उनके पंजे पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। तुम कौन हो? तुम्हारे पैर उल्टे क्यों हैं? तुम इंसान नहीं हो। वो औरत खिलखिलाकर हंसी, लेकिन वो हंसी किसी इंसान की नहीं बल्कि एक दरिंदे की थी। आसमान में बिजली कड़की और उस रोशनी में कल्लू ने देखा कि उसका चेहरा पिघल रहा था। उसकी आंखों की पुतलियां गायब हो चुकी थी और वहां सिर्फ जलते हुए अंगारे जैसे 2 लाल गड्ढे थे। आप पहचान गया? मुखिया ने तो मना किया था ना, पर भूख जब जागती है तो छलावा खुद शिकार ढूंढ ही लेता है। आज की रात तेरा खून मेरी प्यास बुझाएगा। वो औरत अब एक विकराल पिशाचनी का रूप ले चुकी थी। उसने अपने लंबे काले नाखूनों वाले हाथ कल्लू की गर्दन की तरफ बढ़ाए। कल्लू की चीख जंगल की खामोशी को चीरती हुई दूर तक गूंज गई। गांव के हर घर में सन्नाटा था, लेकिन गौरी की आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। वो पूरी रात दिए की टिमटिमाती लौ को ताकती रही और हर आहट पर दरवाजे की ओर दौड़ती, पर वहां सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा मिलता। जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी, गौरी बदहवास होकर मुखिया के घर की ओर भागी। काका, अनर्थ हो गया काका। रात बीत गई, सूरज निकल आया, लेकिन कल्लू अब तक घर नहीं लौटा। उसे तो भोर होने से पहले ही आ जाना चाहिए था। मेरा मन बैठा जा रहा है काका, कुछ कीजिए। मुखिया शिवदत्त का चेहरा फक पड़ गया। उन्हें उसी बात का डर था जिसे उन्होंने शाम को भांप लिया था। उन्होंने तुरंत गांव के 5-6 हट्टे कट्टे मर्दों को इकट्ठा किया और लाठियां लेकर जंगल की ओर चल पड़े। काफी खोजने के बाद जंगल के बीचों बीच एक पुराने सूखे पेड़ के नीचे कल्लू जमीन पर पड़ा मिला। उसका शरीर पीला पड़ चुका था और वो पूरी तरह बेसुध था। मुखिया ने आगे बढ़कर कल्लू के चेहरे पर पानी के छींटे मारे और उसे झकझोरा। कल्लू, ओ कल्लू, आंखें खोल बेटा, देख हम आ गए हैं। कल्लू ने जैसे ही आंखें खोली, वो पागलों की तरह हाथ पांव मारने लगा। उसकी आंखों में ऐसा खौफ था जैसा मौत को करीब से देखने वाले की आंखों में होता है।